नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले रुख सुर्खियों का। राजस्थान के रण में आज बीजेपी जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत बीजेपी नेताओं की फौज करेगी धुआंधार प्रचार। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी कांग्रेस के लिए संभालेंगे मोर्चा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थमा चुनावी शोर। एमपी की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की बाकी बची 70 सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। मतदान की अंतिम तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। उत्तरकाशी में 3.1 तीव्रता का आया भूकंप। सिलखियारा सुरंग में फंसे सभी 40 श्रमिक सुरक्षित। वॉकी टॉकी के जरिए श्रमिकों के संपर्क में प्रशासन। रेस्क्यू ऑपरेशन में आई तेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से इंडोनेशिया की यात्रा पर। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में लेंगे भाग। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर करेंगे बात। इजरायली सेना का दावा, गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में मिले हमास के कमांड सेंटर और हथियार। तो वहीं यूएनएससी ने गाजा में तत्काल मानवीय सहायता के लिए संघर्ष रोकने का किया आह्वान। मोहम्मद शमी ने झटके 7 विकेट। न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर 12 साल बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत। कोहली ने भी वनडे में 50वां शतक लगाकर तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। आज दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की होनी है भिड़ंत। और सबसे पहले बात चुनावी राज्यों की, हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के श्री करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव स्थगित हुआ। निर्वाचन आयोग द्वारा इस क्षेत्र के लिए नई तारीख की घोषणा के बाद ही मतदान होगा। प्रदेश में अब 25 नवंबर को 200 विधानसभा सीटों की जगह 199 सीटों पर चुनाव होंगे। बात राजस्थान की, जिसके सियासी रण में आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में संकल्प पत्र सार्वजनिक करेंगे। इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। जिस तरह से बीजेपी राजस्थान की मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचार और महिला अपराध से जुड़े मामलों में घेर रही है, उसे देखकर ये माना जा रहा है कि संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर फोकस रहेगा। कहा यह भी जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के संकल्प पत्रों की झलक भी दिख सकती है। रोजगार, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को भी पार्टी अपने संकल्प पत्र में शामिल कर सकती है। इसके बाद जेपी नड्डा दौसा के महुआ और सिकराय में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता यहां चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। खुद बीजेपी अध्यक्ष दौसा में प्रचार की कमान संभालेंगे। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज देवली, ओनियारा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। फिर राजसमंद में चारभुजा नाथ मंदिर में दर्शन पूजन होगा। इसके बाद राजसमंद में ही कुंभलगढ़ में और भीम विधानसभा सीट पर मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी रैली की जाएगी। इसके अलावा आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अजमेर जिले के दौरे पर रहेंगे। पीपलदा, किशोरापाटन, केकड़ी और पुष्कर में सभाएं होनी है। जयपुर और अलवर जिले में भी सभाएं की जाएंगी। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो अशोक गहलोत जहां राजस्थान को गारंटियां दे रही हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी आज राजस्थान के रण में प्रचार अभियान में तेजी लाएंगे। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव होंगे।
राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेताओं को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 49 नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। प्रदेश की 44 विधानसभा सीटों पर ये बागी चुनाव मैदान में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन्हें हाल ही में पार्टी ने अंतिम मौका दिया था कि वो अधिकृत प्रत्याशियों को समर्थन दे। और इस बीच राजस्थान चुनाव से पहले कथित लाल डायरी के इन 4 पन्नों को सार्वजनिक कर उदयपुर वाटी से शिवसेना उम्मीदवार और गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सियासत में भूचाल चला दिया। इन पन्नों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के हवाले से लिखा गया कि उनके पिता अशोक गहलोत हर बार वापस सरकार नहीं बना पाते और इस बार भी उनकी सरकार बुरी तरह हारेगी। उसका कारण भी वो स्वयं है। इस बीच बीजेपी ने लाल डायरी के पन्ने सार्वजनिक होने पर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे साजिश बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता नहीं मिल पाएगा। दरअसल राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की चुनाव आयोग से अनुमति दी गई थी, लेकिन आयोग ने सरकार को इसकी अनुमति नहीं दी है। ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए चुनाव परिणाम आने तक इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ने की अनुमति चुनाव आयोग से मांगी गई है, लेकिन इसकी इजाजत चुनाव आयोग नहीं दे रहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सुचारू संचालन के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। इसके तहत एक एयर एम्बुलेंस और 2 हेलीकॉप्टर्स आज से आकस्मिक सेवाओं के लिए तैनात किए जा रहे हैं। एक एयर एम्बुलेंस मतदान दिवस से पहले आज सुबह 11 बजे दोपहर 4 बजे तक गोंदिया महाराष्ट्र में तैनात रहेगी। इसके बाद इसे गोंदिया से रवाना किया जाएगा और कल मतदान संपन्न होने तक जबलपुर में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद एयर एम्बुलेंस गोंदिया के लिए रवाना हो जाएगी। इसी प्रकार एक हेलीकॉप्टर अगले 2 दिन के लिए बालाघाट में रखा जाएगा और एक अन्य हेलीकॉप्टर भोपाल में हर समय उपलब्ध रहेगा। एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर का उपयोग आवश्यकता होने पर किसी भी प्रकार की आकस्मिक सेवाओं के लिए किया जाएगा। बात तेलंगाना की, जहां चुनावी प्रचार चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राज्य में बुधवार को नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। तेलंगाना की 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच बीआरएस के नेता और मुख्यमंत्री केसीआर लगातार रैलियों में व्यस्त हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2023 में केसीआर की सरकार जाने वाली है और 2024 में कौन आएगा ये भारत की जनता तय करेगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात उत्तरकाशी की, जहां क्षेत्र में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप देर रात करीब 2 बजे आया। रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता 3.1 दर्ज की गई। इस बीच सिलक्यारा टनल में हुए भूधसाव में 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मंगाई गई उच्च क्षमता की ऑगर मशीन के हिस्सों की आखिरी खेप भी प्रशासन के द्वारा सुरक्षित हवाई जहाज से उतारकर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सिलक्यारा पहुंच रही है। अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन बहुत एडवांस्ड है और इसका सेटअप पूरी तरह से अंदर कर दिया गया और ये जल्द शुरू होगी। और ड्रिलिंग कर पाइप को इस तरह से किया जाएगा ताकि सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। इन सबसे अहम बात यह है कि सभी जो फंसे हुए 40 मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। इसके अलावा उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। बचाव कार्यों में तेज़ी लाने के लिए वायुसेना के हरक्यूलिस विमान की मदद से हैवी ऑगर ड्रिलिंग मशीन निर्माणाधीन सुरंग तक पहुंचाई गई। साथ ही अन्य मशीनों के द्वारा भी मलबा हटाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है। श्रमिकों को पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन, दवा, पेयजल और भोजन की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रशासन श्रमिकों के साथ वॉकी टॉकी के जरिए लगातार संपर्क में है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रख रहे हैं। 12 नवंबर को निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन के बाद 40 श्रमिक फंस गए थे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग के पास से हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़ गए हैं। ओपी, क्या ताज़ा जानकारी है? जिस तरह से मिशन मोड में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, कब तक उम्मीद की जा सकती है इन 40 श्रमिकों के बाहर निकलने की? जी, अभी हम मौजूद है ये गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 134। यहाँ पर ये सिलक्यारा जगह है जहाँ पर पिछले 4.5 साल से एक टनल थी जिसका निर्माणाधीन कार्य जारी था, लेकिन इसमें तकरीबन 60% काम पूरा हो गया था। मात्र 500 मीटर की ये बची थी। उसी दौरान 12 तारीख को सुबह जब ये घटना घटी और मलबा ढहने से 40 मजदूर इसमें फंस गए थे, उनको बचाने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर कार्य जारी थे। लेकिन उसके बाद तमाम परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिससे उनको निकालने में थोड़ी असुविधा और दिक्कत हुई। तो नॉर्वे और थाईलैंड के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लिया गया। साथ ही साथ अमेरिकन हाई ड्रिलिंग ऑगर मशीन को मंगाया गया, जो कल 130 जो C-130 विमान हरक्यूलिस उसके जरिए विशेष कॉरिडोर बनाकर यहाँ पहुंचाई गई थी। और अब इसके बाद पूरी रात इसको असेंबल किया गया। इस मशीन में हाई ड्रिलिंग के इक्विपमेंट्स असेंबल करने के बाद इसको आगे अभी काम में लगाया जाएगा। दिन में संभावना है कि 11 बजे के बाद ये मशीन अपना काम करना शुरू कर देगी। उसमें विशेषज्ञों की टीम है जिसमें NDRF, SDRF, ITBP और आपदा राहत प्रबंधन के अलावा जो भूस्खलन से संबंधित विशेषज्ञ और जो सुरंग बनाने में एक्सपर्टाइज टीम होती है वो लगातार काम कर रही है। और उम्मीद की जाती है कि जब ये मशीन शुरू हो जाएगी तो तकरीबन 35 से 40 घंटे के बीच इस काम को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा और ये मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि जो मलबा है उसके बीच में एक मशीन भी फंसी हुई है। तो जब ये मशीन काम करेगी इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। जो पहले मशीनें मंगवाई गई थी वो 1 मीटर प्रति घंटा के हिसाब से काम करती, लेकिन ये एक्सपर्टाइज मशीन है जो तकरीबन 5 से 6 मीटर प्रति घंटा के हिसाब से कार्य करती है। लेकिन ड्रिलिंग के दौरान जो मशीन के दौरान उपकरण जो लोहे के आ जाए उनको काटने के अलग से टाइम लगेगा। तो इसलिए बड़ी चुनौती और बड़ी सावधानी के साथ इसमें काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी 900 mm के जो पाइप हैं वो इसमें लगाने के लिए एक्सपर्टाइज टीम काम कर रही है। और जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद 35 से 40 घंटे के बाद मजदूरों को निकाला जा सकेगा। लेकिन इसमें रही बात विशेषज्ञता की, तो विशेषज्ञता के जरिए इसमें खाना पीना, पानी पाई और ऑक्सीजन से संबंधित तमाम जो सुविधाएं होती है जो मजदूरों को सुरक्षा के लिए जरूरी है वो आवश्यक उपकरणों को उपयोग करते हुए उन तक पहुंचाई जा रही है। लगातार वॉकी टॉकी और अन्य माध्यमों से उनसे संवाद भी किया जा रहा है। और जो फंसे हुए मजदूर है उनके परिजन हैं उन सबसे भी इनकी सतत संवाद करके बात करवाई जा रही है ताकि किसी तरह की चिंता न हो। और प्रशासन इसमें पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने जब राज्य के मुख्यमंत्री से संवाद किया और हर तरह की केंद्रीय स्तर पर मदद का आश्वासन दिया, उसके बाद से इस युद्ध स्तर पर काम जारी हो गया। और खुद मुख्यमंत्री इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री VK सिंह के भी आने की संभावना
इसमें जायजा लेंगे और जो भी आवश्यक मदद है उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये काम न केवल मिशन मोड पर युद्ध स्तर पर जारी है, बल्कि इसमें हर तरह से एक्सपर्टीज टीम देश की हो या विदेश की, कितनी भी कॉस्टली मशीनें हो, लेकिन उनको विशेष तौर पर मंगवाया गया है ताकि जान माल की सुरक्षा जो हो पूरी की जा सके और मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। इसमें ये समझना चाहेंगे सबसे ज़्यादा मुश्किलात कहाँ पर आ रही है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से थाईलैंड की टीम से भी संपर्क किया गया, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह की एक सिचुएशन में वहाँ जो सुरंग में फंसे हुए बच्चे थे उन्हें निकाला था। कितनी मदद मिल पा रही है इस तरह से बातचीत करके? जी, इस सुरंग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि तकरीबन 4.5 किलोमीटर की है और इसमें 4 किलोमीटर तक की सुरंग बन चुकी थी। 4.5 साल से इसमें काम चल रहा था। तकरीबन 500 इसमें मजदूर और एक्सपर्टीज इंजीनियरों की टीम लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो रॉक सिल्ट बीच में जहां पर तकरीबन 200 मीटर अंदर जाते हैं, इसमें जहां पर ये मलबा ढहा है, रॉक सिल्ट की मिट्टी है जो थोड़ी चिकनी होती है और थोड़ा भी इसमें पानी वगैरह आ जाने से ये क्या ढह जाती है। तो यही वजह है कि जब काम करते उस दौरान ये ढह गई और अब ढहने के बाद इसमें तकरीबन 50 से 70 मीटर की दूरी पर यह मलबा फंसा हुआ है और इस मलबे के दूसरी साइड में मजदूर फंसे हुए हैं। तो इसको बड़ी सावधानी इस विषय में देखी जा रही है कि जब ये ड्रिलिंग मशीन काम करेगी तो मलबा ऊपर से ढह के फिर से वापस रास्ते में अवरोध पैदा न करे। तो एक तो इस पर चुनौतीपूर्ण कार्य किया जा रहा है। दूसरी समस्या इसमें यह आ रही है कि जब ये मलबा हटाया जाएगा तो ऊपर से सुरंग के जो मिट्टी ढसी है वहां से फिर से मिट्टी आकर न इसको कवरअप कर ले और फिर से ब्लॉकिंग न कर दे। तो इसको लेकर भी एक तरह से ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 200 मिलीमीटर के जो पाइप है इसमें एडजस्ट किए जाएंगे। उस पाइप के एडजस्ट के दौरान जो रास्ते में जो मलबे में जो मशीनें हैं वो भी जो इसके दौरान काम करने के दौरान वहाँ उपयोग की जा रही थी, उन मशीनों को कैसे काटा जाएगा, किस तरह उनके जरिए रास्ता बनाया जाएगा, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन से लोहे की जो रोड या इस तरह की हैवी इक्विपमेंट्स है उनको नहीं काटा जा सकता। ये केवल रास्ता बनाने की मशीन है, मलबे को हटाने की मशीन है और प्रगति से कार्य करती है। फास्ट स्पीड है इसकी। अन्य मशीनों में तकरीबन 1-2 मीटर 1 घंटे में काम करती है, लेकिन 5 से 6 मीटर प्रति घंटा काम करने वाली मशीन है। लेकिन रोहे की जो मशीनें हैं इसके बीच में लगी उनको काटने के लिए अलग से इनको समय चाहिएगा और जो दूसरी मशीनों का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी सावधानी यही रखी जा रही है कि जब हम मलबा उठाए हैं तो उस दौरान ऊपर से मलबा गिर के फिर से उसको कवरअप न कर ले और जो मिशन मोड पे काम हो रहा है उसमें अवरोध पैदा न हो जाए। इसके अलावा जो मजदूरों की सुरक्षा का भी विषय, कि दूसरी तरफ मजदूर है तो कहीं उधर से न मलबा धस जाए और उनको कहीं किसी तरह की दिक्कत न हो। तो इसमें बहुत चुनौती, सावधानी और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जा रहा है। चलिए, आपसे आगे भी हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे ओपी, लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं इस बुलेटिन में और उनसे भी जानेंगे पहले कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी साउंड बाइट सुनते हैं। गिरधारी लाल जो कि संपर्क अधिकारी हैं NHIDCL के, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे घटनाक्रम से मुतल्लिक, आइए पहले वो सुनते हैं। ये ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है, बिल्कुल लगे हुए हमारे पूरे शासन प्रशासन का हमारे साथ सपोर्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नंबर 1 दर्जे आधे दर्जे की मशीन को भेजा है यहाँ पे और ये 100% कामयाब होंगे। चलिए, तो साफ तौर पर जिस तरह से NHIDCL के ये PRO थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और हम आपको बता दें कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के ये PRO थे जो ये जानकारी दे रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। न्यूज़ 10 में केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार कई मायनों में खास साबित हुई। इतिहास में पहली बार इस सीजन में रिकॉर्ड तोड़ 19.61 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए, जो पिछले वर्ष से 4 लाख से ज़्यादा है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से जहां जो पर्यटन है और तीर्थाटन है उसे बढ़ावा मिला, वहीं बद्री केदार मंदिर समिति की जो आय है उसमें करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ। 25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। यात्रा की शुरुआत से ही केदारनाथ धाम में भक्तों का हुजूम
उमड़ना शुरू हो गया था। यात्रियों की संख्या में इजाफा देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति और प्रशासन ने केदारनाथ में प्रतिदिन दर्शन का समय भी बढ़ाया। इससे अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इससे मंदिर समिति पर्यटन से जुड़े व्यापारियों, घोड़े, खच्चर, डंडी कंडी, हवाई सेवा, शटल सेवा समेत यात्रा से जुड़े व्यवसायियों ने भी अच्छा मुनाफा कमाया है। बात दिल्ली की आबोहवा से जुड़ी हुई। दिल्ली को प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के करीब दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दीपावली के बाद से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। स्मॉग के साथ साथ हल्का कोहरा और ठंड वातावरण में नमी को अधिक कर रही है और इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण से खास राहत नहीं मिलने वाली। प्रदूषण की वजह से लोगों की तकलीफें काफ़ी बढ़ गई हैं। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दोपहर दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान इस बात की समीक्षा की जाएगी कि जीआरपी नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है या फिर नहीं। पोल्यूशन की वजह से जो ये चेस्ट में कंजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, रात को सांस नहीं आता है, आधी बार रात को काढ़ा वगैरह पीना पड़ जाता है और आँखों में जो है ना इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। आंखें ज़्यादा देर तक खोल भी नहीं पाते, ड्रॉप्स डालनी पड़ रही है आईज में, नोज ड्रॉप्स डालनी पड़ रही है, तो वही सब दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो पोल्यूशन की कंडीशन तो सीवियर है। एक्चुअल में हम कैपिटल में रह रहे हैं और कैपिटल में ऐसी कंडीशन है, तो ये अच्छी चीज़ तो है नहीं। हम सुबह सुबह आते सवेरे उठते हैं हम कि भाई चलो हम घूम के आते हैं, हमें हेल्दी अच्छी हवा मिलेगी, पर यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। हम यहाँ घूम रहे हैं इस टाइम पे और विदाउट मास्क घूम रहे हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ दिल्ली और एनसीआर ही नहीं बल्कि मायानगरी कही जाने वाले मुंबई में भी हालात ख़राब हैं। मुंबई में आज सुबह वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई। शहर में आज सुबह धुंध की चादर देखी गई। ये तस्वीरें मरीन ड्राइव से आज सुबह 8 बजे रिकॉर्ड की गई। बात धर्म नगरी काशी की, जहां फूलों की खुशबू विदेशों में भी महकेगी। यहाँ के फूलों की सब्जी और फलों के साथ साथ अब फूलों के किसान भी निर्यातक बन रहे हैं। वाराणसी से बुधवार को पहली बार गेंदे का फूल संयुक्त अरब अमीरात निर्यात किया गया। लगभग 400 किलो गेंदे का फूल वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भेजा गया। कृषि और पर संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के चेयरमैन अभिषेक देव ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ कर कंसाइनमेंट को रवाना किया। गेंदे के साथ गुलाब के फूलों का भी सैंपल भेजा गया है। त्योहारी सीजन हो या शादियां, फूलों से डेकोरेशन हर कोई चाहता है और दुबई में भारत के फूलों से त्योहारों और अन्य मौक़ों पर सजावट की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। जकार्ता में उनका स्वागत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने किया। यहाँ राजनाथ सिंह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर फोरम को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस से इतर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को और सशक्त करने के लिए रक्षा सहयोग पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या की किसी जांच से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उसने कनाडा से कहा है कि वो इस हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स की संलिप्तता के बारे में अपने आरोपों के सबूत उपलब्ध करवाए। डॉक्टर जयशंकर ने कल लंदन में वरिष्ठ पत्रकार लियोनेल बार्बर के साथ 1 अरब लोग दुनिया को कैसे देखते हैं इस विषय पर बातचीत के दौरान सवालों के जवाब में ये टिप्पणी दी। In Canada, we feel that the Canadian politics has given space to violent and extreme political opinions, which advocate separatism from India, including through violent means. And these people have been accommodated in Canadian politics. They are given the freedom to articulate their views. If you have a reason to make such an allegation, please share the evidence with us. We are not ruling out an investigation and looking at anything which they may have to offer.
They haven't done so. ब्रिटेन के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लंदन में उत्तर प्रदेश के लोखरी से 8वीं शताब्दी की चुराई गई मंदिर की मूर्तियां योगिनी चामुंडा और योगिनी गौमुखी की वापसी समारोह में भी भाग लिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने यूट्यूब के सीईओ नील मोहन से मुलाकात की। पीयूष गोयल ने कहा कि इस बात पर चर्चा की गई है कि कैसे भारत यूट्यूब के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ICAI के सैन फ्रांसिस्को चैप्टर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बैठक की। बैठक में इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि कैसे CA अपने कौशल और नेटवर्क के साथ भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने माइक्रोटेक के CEO अध्यक्ष संजय मेहरोत्रा से भी मुलाकात की। इस दौरान सेमीकंडक्टर को लेकर चर्चा हुई। इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे भारत का बढ़ता सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम व्यापक अवसर प्रस्तुत करता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रमुख शिक्षाविदों के साथ गोलमेज चर्चा की और इस दौरान उन्होंने भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग के अवसरों पर बात की, जिससे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ज्ञान, अनुसंधान और अग्रणी समाधानों के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली के उद्योग जगत के लोगों से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान इस बात पर रोशनी डाली गई कि कैसे भारत की युवा प्रतिभा जीवन व्यापार, परिस्थिति तंत्र और बढ़ती अर्थव्यवस्था निवेश के लिए सही अवसर प्रस्तुत करती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज से 18 नवंबर तक मालदीव के दौरे पर रहेंगे। किरेन रिजिजू मालदीव के नव निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ाने और लोगों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। और एक बार फिर से रुक करते हैं सुर्खियों का। राजस्थान के रण में आज बीजेपी जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। जेपी नड्डा, अमित शाह, गडकरी समेत बीजेपी नेताओं की फौज करेगी धुआंधार प्रचार। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी कांग्रेस के लिए संभालेंगे मोर्चा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थमा चुनावी शोर। एमपी की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की बाकी बची 70 सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। मतदान की अंतिम तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। उत्तरकाशी में 3.1 तीव्रता का आया भूकंप। फिलकियारा सुरंग में फंसे सभी 40 श्रमिक सुरक्षित। वॉकी टॉकी के जरिए श्रमिकों के संपर्क में प्रशासन। रेस्क्यू ऑपरेशन में आई तेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से इंडोनेशिया की यात्रा पर। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में लेंगे भाग। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर करेंगे बात। इजरायली सेना और का दावा, गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में मिले हमास के कमांड सेंटर और हथियार। तो वहीं यूएनएससी ने गाजा में तत्काल मानवीय सहायता के लिए संघर्ष रोकने का किया आह्वान। खेल की खबरों में मोहम्मद शमी ने झटके 7 विकेट। न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर 12 साल बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत। कोहली ने भी वनडे में 50वां शतक लगाकर तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। आज दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की होगी भिड़ंत। और अब खबरों में बात छठ पूजा की, जिसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश आने वाले मुसाफिरों के लिए रेलवे ने जहां वंदे भारत जैसी स्पेशल ट्रेनें पटना के लिए चलाई हैं, वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें टिकट काउंटर, फूड स्टॉल्स, सहायता केंद्र और पूछताछ केंद्र हैं। टेलीविजन सेट्स पर मुसाफिर जहां क्रिकेट का आनंद उठा रहे हैं, वहीं छठी मैया के गीतों से भी माहौल
भक्तिमय है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे की सुविधाओं का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करना भारतीय रेलवे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती। लेकिन भारतीय रेल ने छठ पूजा के मौके पर जहां एक तरफ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया है, जिसमें वंदे भारत, गति शक्ति और राजधानी स्पेशल जैसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पंडाल बनाए गए हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं वो वहां पर देने की कोशिश की गई है, ताकि ट्रेन छूटने की स्थिति में या इंतज़ार करने की स्थिति में मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। पंडाल का क्या है नज़ारा, आपको दिखाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। पहले जो प्लेटफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी, अभी जो वेटिंग वाले एरिया है उसको बड़ा करके बाहर करके, तो ये जो मतलब जो थोड़ा जो गैदरिंग होता था वो भी बहुत कम हो गया। अभी व्यवस्था देख रहे हैं, ये मोदी की सरकार में ने बहुत चीज़ें चेंज हुआ है, तो ये पहले से बहुत बेटर है। और नॉर्दर्न रेलवे के जीएम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मुआयना करने के लिए पहुंचे और उन्होंने मुसाफिरों से टिकट काउंटर से ही टिकट खरीदने की अपील की है। दलालों से टिकट न ले। अभी टिकट के बहुत आप देख रहे हैं, बहुत सारे एडिशनल खिड़की काउंटर्स भी हमने खोले हैं। यूटीएस ऐप में भी आप बुक कर सकते हैं, तो बहुत तरीके हैं, दलाल से टिकट न लें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को छठ पूजा के मौके पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भारतीय रेल ने एक से बढ़कर एक व्यवस्थाएं की हैं। एक तरफ जहां टेलीविजन के स्क्रीन लगाए गए हैं, जिस पर लोग छठी मैया के गीतों का आनंद उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक डिस्प्ले किया गया है जिस पर क्रिकेट मैच लोग देख रहे हैं आराम से बैठकर। बड़े पंडाल है, उस पंडाल में मुसाफिरों को बैठने की व्यवस्था की गई है। सहायता काउंटर बनाए गए हैं, पूछताछ काउंटर बनाए गए हैं, अतिरिक्त टिकट खिड़कियां बनाई गई हैं, ताकि जो नॉर्मल रेगुलर टिकट खिड़कियां हैं उस पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। प्लेटफॉर्म टिकट की खरीद बिक्री जो है उसको रोक दिया गया है, क्योंकि इससे अतिरिक्त भीड़ जो है रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलती थी। कैमरामैन योगेश के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। देश का वस्तुओं का निर्यात इस साल अक्टूबर में 6.21% बढ़कर 33.57 अरब डॉलर रहा। हालांकि इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 31.46 अरब डॉलर पर पहुंचा है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आयात बढ़कर 65.03 अरब डॉलर रहा, जो अक्टूबर 2022 में 57.91 अरब डॉलर था। देश का व्यापारिक जो घाटा है वो अक्टूबर में 31.46 अरब डॉलर रहा। देखिए रिपोर्ट। वाणिज्य मंत्रालय ने अक्टूबर महीने के लिए देश से होने वाले वैश्विक व्यापार के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों में कहा गया है कि वैश्विक मुश्किलों के बावजूद अक्टूबर महीने में वस्तुओं का निर्यात पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा गति 6.2% बढ़कर के 33.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर महीने में वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 9.4% बढ़ा और 62.26 बिलियन डॉलर रहा। बीते साल अक्टूबर महीने में कुल निर्यात 57 बिलियन डॉलर के स्तर पर था। अक्टूबर महीने में आयात का आंकड़ा 79 बिलियन डॉलर के करीब रहा, जो अक्टूबर 2022 में 71 बिलियन डॉलर के मुकाबले 11% ज्यादा है। अच्छी खबर यह भी है कि अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कुल व्यापार घाटे में 36% की कमी आई। साल 2022 में अप्रैल-अक्टूबर अवधि में व्यापार घाटा करीब 90 बिलियन डॉलर था, जो इस साल 36% कम होकर के 58 बिलियन डॉलर पर है।
वाणिज्य मंत्रालय में सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि दुनिया भर में वस्तुओं के दाम में कमी और ऊंची ब्याज दरों और ऊंची एक्सचेंज दरों के बावजूद भारत से होने वाले निर्यात में सुधार देखा गया। उन्होंने कहा कि अगस्त माह में जो ग्रीन शूट्स नजर आए थे वो अक्टूबर में और भी स्थिर हुए हैं और उम्मीद है कि इस साल भी हम बीते साल के निर्यात लक्ष्यों के आगे जाएंगे। अक्टूबर महीने में औषधि और फार्मा निर्यात 29% बढ़कर के $2.4 बिलियन पर पहुंच गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात अक्टूबर 2023 के दौरान 28% की वृद्धि के साथ $2.38 बिलियन पर पहुंच गया है। अक्टूबर 2023 में कृषि निर्यात में भी वृद्धि जारी है। खाद्य पदार्थों के कुल निर्यात में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तिलहन का निर्यात 29% बढ़ा और फल सब्जियों का निर्यात 24% बढ़ा है। कॉफी के एक्सपोर्ट में 8.4% और चाय के एक्सपोर्ट में 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। त्योहारी सीजन की वजह से सोने के आयात में 95% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अक्टूबर माह में कच्चे तेल के दाम भी बीते साल के मुकाबले ज्यादा रहे और रुपए की कीमत में भी 2.4% की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात चीनी आयात की, जिसमें गिरावट के कारण मेड इन इंडिया सामान ने अमेरिकी बाजारों पर कब्जा कर लिया। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक हालिया अध्ययन में ये पता चला कि यहाँ 2018 से 2022 तक चीन से अमेरिकी आयात में 10% की कमी आई। वहीं भारत से आयात में 44% की वृद्धि हुई है। देखिए इस विषय पर हमारे संवाददाता अजय परिहार की ये खास रिपोर्ट। कुछ साल पहले तक दुनिया के बाजार में चीन के सस्ते सामानों का डंका बजा करता था। अमेरिका हो या यूरोप, हर जगह मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स आम जनजीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कोविड महामारी और अमेरिका से तनातनी के बाद चीन की इकोनॉमी के अच्छे दिन मानो खत्म से हो गए। दूसरी ओर भारत दुनिया के सामने एक मजबूत वैकल्पिक सप्लाई चेन के तौर पर उभरा। एक निजी कंपनी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से अमेरिकी इंपोर्ट में 2018 से 2022 तक 10% की गिरावट आई है, जबकि भारत से इंपोर्ट में 44%, मैक्सिको से 18% और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के 10 देशों से 65% इजाफा देखने को मिला। इसे थोड़ा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। चीन से अमेरिकी मैकेनिकल मशीनरी का इंपोर्ट 2018 से 2022 तक 28% कम हो गया, लेकिन मैक्सिको से 21% ज़्यादा, आसियान से 61% और भारत से 70% बढ़ गया। भारत पिछले 5 सालों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग विनर्स के तौर पर उभरा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की मुश्किलों को भारत अब एक अवसर के रूप में ले रहा है। अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 3 प्रमुख मार्गों संचालित होती है: व्यापार का मार्ग, वित्त का मार्ग तथा विश्वास का मार्ग। जहां एक ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में विविध आर्थिक तथा भू राजनीतिक आघातों से होकर गुजर रही है, जिन्हें हम लोग 3 प्रमुख आघातों के रूप में देख सकते हैं: कोविड, क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्लिक्ट। वहीं संतोष की बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने इन आघातों का सामना बहुत सुदृढ़ता के साथ और सुगमता के साथ किया है। भारत में मेक इन इंडिया का फोकस दुनिया की कंपनियों को भारत में आकर्षित कर भारत और दुनिया के एक्सपोर्ट बाजार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करना है। एप्पल, सैमसंग, माइक्रोन और दूसरी कई बड़ी एमएनसीज ने भारत में अपने उत्पादन की शुरुआत की है। भारत का खुद का बड़ा बाजार और यहाँ की युवा शक्ति ही भारत की अब सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसने विश्व स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास स्थापित किया है और इस विश्वास के पीछे हम लोग भारत में 3D की भूमिका को भी प्रमुखता से देखते हैं। 3D अर्थात डेमोक्रेसी यानी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, डेमोग्राफी अर्थात जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड, और तीसरा है डेवलपमेंट अर्थात केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव कौशल के क्षेत्र में तेजी से प्रगति। भारतीय प्रोडक्ट्स को अमेरिका में भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर वॉलमार्ट भारत से अपनी सोर्सिंग बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में उसके स्टोर मेड इन इंडिया टैग के साथ ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में भारत को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिला है। BCG की कैलकुलेशन के मुताबिक अमेरिका में इम्पोर्टेड इंडियन मेड प्रोडक्ट्स की एवरेज लैंडिंग कॉस्ट, इसमें प्रोडक्टिविटी, लॉजिस्टिक, टैरिफ्स और एनर्जी की फैक्ट्री शामिल है, एवरेज लैंडिंग कॉस्ट अमेरिका में बने सामान की तुलना में 15% कम है।
इसके विपरीत चीन से अमेरिका में उतरने की एवरेज कॉस्ट अमेरिकी कॉस्ट से केवल 4% कम है और ट्रेड वॉर से संबंधित अमेरिकी टैरिफ के लगने के बाद प्रोडक्ट्स की कीमत 21% ज़्यादा हो चुकी है। इसी की वजह से मेक इन इंडिया के चर्चे अब दुनिया के हर कोने में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। भारतीय वायुसेना 23 और 24 नवंबर को अंबाला छावनी वायुसेना केंद्र पर एयर शो का आयोजन करेगी। एयर शो के दौरान सूर्य किरण और आकाश गंगा की टीम वायुसेना के विमानों के साथ आकाश में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगी। वायुसेना ने एयर शो के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली। सुरक्षा के मद्देनजर वायुसेना केंद्र के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए जा चुके हैं। बात खेल जगत की, बात करते हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट की, जिसमें कल मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिया। एक दो नहीं बल्कि शमी ने 7 ऐसे विकेट चटकाए जिसने भारत को 12 साल बाद फाइनल में पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर भारत अब तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने से महज एक कदम दूर है। कोहली ने भी इस मैच में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया ने मुंबई के वानखेड़े में सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीता और पिच और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी का फैसला लिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दी। रोहित और शुभमन ने छठे ओवर में टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने आक्रामक पारी खेली और 29 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 47 रन बनाए। खतरनाक होती जा रही इस पार्टनरशिप को तोड़ा टीम सऊदी ने, जिन्होंने 47 पर रोहित को विलियमसन के हाथों कैच करवाया। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने तेजी से रन बनाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल 79 पर रिटायर्ड हर्ट हुए, लेकिन कोहली जमे रहे और श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने 163 रन की साझेदारी की। कोहली ने इतिहास रचते हुए अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। वो 117 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर ने भी शतक पूरा किया। श्रेयस ने 105 रन बनाए। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 397 रन का स्कोर किया। कीवी टीम के सामने 398 रन का लक्ष्य था और टीम ने तेज शुरुआत भी की, लेकिन मोहम्मद शमी ने 13 के स्कोर पर डेवन कॉनवे को चलता किया। इसके थोड़ी ही देर बाद सचिन रविंद्र भी 13 के ही स्कोर पर मोहम्मद शमी का दूसरा शिकार बने। हालांकि इसके बाद केन विलियमसन और डेरिल मिशेल के बीच तीसरे विकेट के लिए 181 रन की मजबूत साझेदारी आई। मिशेल ने इस बीच 85 गेंदों पर शतक भी लगाया, लेकिन यहीं से गेम एक बार फिर पलट गया। मोहम्मद शमी ने पहले 69 पर केन विलियमसन को और उसके बाद टॉम लैथम को 0 पर चलता कर कीवी टीम को एक बार फिर से दबाव में ला दिया। हालांकि इसके बाद एक बार फिर कीवी टीम ने वापसी की और डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच 5वें विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी सामने आई, जिसे तोड़ने का काम किया जसप्रीत बुमराह ने ग्लेन फिलिप्स को 41 के स्कोर पर आउट किया। डेरिल मिचेल की शानदार पारी 134 रन पर समाप्त हुई, जिन्हें मोहम्मद शमी ने आउट किया। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड की टीम दोबारा वापसी नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 327 रन पर सिमट गई और भारत ने मुकाबले को 70 रन से अपने नाम कर लिया। एक तरफा मुकाबला भले ही ना हो, लेकिन टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में एक बार फिर से डोमिनेट किया। विराट कोहली और मोहम्मद शमी क्यों बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, उन दोनों ने एक बार फिर से दिखाया। 2011 विश्व कप के बाद टीम इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया है। कैमरामैन जयशंकर के साथ अभिषेक महाजन, वानखेड़े स्टेडियम से डीडी न्यूज के लिए। तो कल खेले गए सेमीफाइनल को सोशल मीडिया पर शमी फाइनल भी कहा जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की आंधी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शमी ने अपनी पारी के दौरान अपने नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज किए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में भारत की जीत में सबसे अहम भूमिका तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की रही। मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ धारदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट चटकाकर मुकाबला भारत के नाम करने में अपनी खास भूमिका अदा की। शमी के शानदार प्रदर्शन की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, आज का सेमीफाइनल मुकाबला शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की वजह से और भी खास हो गया। गेंदबाज मोहम्मद शमी की ये शानदार गेंदबाजी क्रिकेट प्रेमियों की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अच्छा खेले शमी।
न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने 7 विकेट चटकाकर न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता बल्कि अपने नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिए। शमी इस विश्व कप में तीसरी बार 5 या उससे अधिक विकेट लेकर किसी एक विश्व कप में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। शमी ने टूर्नामेंट के इतिहास में चौथी बार 5 या उससे अधिक विकेट झटके हैं। इस मामले में उन्होंने 3 बार 5 या उससे अधिक विकेट लेने वाले मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है। मोहम्मद शमी वनडे में भारत के लिए 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। उन्होंने वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के मामले में स्टुअर्ट बिन्नी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा शमी विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज भी बने। उन्होंने आशीष नेहरा को पीछे छोड़ा। नेहरा ने 2003 में इंग्लैंड के में 23 रन देकर 6 विकेट झटके थे। मोहम्मद शमी ने विश्व कप में 795 गेंद फेंककर 50 विकेट हासिल किए। वे सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए। उन्होंने इस मामले में मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। मोहम्मद शमी ने 17 पारियों में ही 50 विकेट झटक लिए। सबसे कम पारियों में 50 विश्व कप विकेट लेने वाले गेंदबाज के मामले में भी वे पहले स्थान पर आ गए। इस मामले में भी उन्होंने मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया। स्टार्क ने 19 पारियों में 50 विकेट लिए थे। मोहम्मद शमी के इस बेहतरीन प्रदर्शन ने टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि शमी की धारदार गेंदबाजी फाइनल में भी देखने को मिलेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DT न्यूज। तो इस विश्व कप में अगर कोई एक खिलाड़ी लगातार अपने प्रदर्शन से अपने नाम को नया आयाम दे रहा है तो ये नाम किसी और का नहीं बल्कि विराट कोहली का है, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की। टूर्नामेंट के 10 मैच में अभी तक कोहली के नाम 711 रन हैं। ऐसे में विराट किसी एक विश्व कप में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। देखिए रिपोर्ट। विराट की बात ही खास है। विराट का अंदाज बिंदास है। रन मशीन कहें या चेज मशीन, हर किरदार में कोहली का करिश्मा दिखाई देता है। और आखिरकार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस धाकड़ बल्लेबाज ने वह कारनामा कर दिखाया जिसका इंतजार हर किसी को था। कोहली ने 106 गेंदों पर शतक लगाया, जिसके साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट शतकों का अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की। कोहली ने 279 पारियों में ये कारनामा किया और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड से खुद को आगे निकाल लिया। कोहली ने मैच के 42वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर 2 रन लेकर ये कारनामा किया। कोहली का इस विश्व कप में ये तीसरा शतक है। इससे पहले इस बल्लेबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ 103 रन की पारी खेली थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 101 रन बनाए थे। वहीं इस साल कोहली जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। 2023 में विराट कोहली का ये छठा शतक रहा। हालांकि इस विश्व कप में एक बात और खास रही कि किसी एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी कोहली ने मास्टर ब्लास्टर के 673 रन के रिकॉर्ड से भी खुद को आगे निकाला। किसी एक वनडे विश्व कप में 700 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अब कोहली के नाम हो गया है। विराट 117 रन पर जरूर आउट हो गए, लेकिन कामयाबी की एक बड़ी तस्वीर को अपने सामने रख गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो भारत की जीत से फैंस काफ़ी उत्साहित है और खुश हैं। फैंस का मानना है कि इस बार विश्व कप भारतीय टीम जीतने में सफल रहेगी। जीत के बाद उत्साह से भरे जो प्रशंसक हैं उनसे बात की है हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। आइए सुनते हैं। टीम इंडिया की एक और शानदार जीत और न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में टीम इंडिया ने प्रवेश कर लिया और 12 साल बाद ऐसा हो रहा है कि टीम इंडिया ने विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया है। शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम का और मजा आ गया मैच देख के। सर बहुत मजा आया हमें मैच देख के। मैच थोड़ा इंडिया की तरफ भी था, सेकंड इनिंग में थोड़ा न्यूजीलैंड की तरफ भी था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी बहुत अच्छा बल्लेबाजी किए हैं, लेकिन उसके बाद मैं ग्राउंड से बाहर आ गया सीधा। मैं सीधा मंदिर गया, बोला 2 विकेट दे दो। शमी आया भगवान की तरह, जो स्विंग करवाया न्यूजीलैंड वाला फुल बोल्ड हो गए। मोहम्मद शमी की तारीफ की इन्होंने, 7 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन विराट कोहली की वजह से जो बड़ा स्कोर बना उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सचिन को देख के सीखे विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाकी जो जनरेशन है। सचिन ने 2 जन का भविष्यवाणी किया था, एक रोहित शर्मा का और एक विराट कोहली का। विराट कोहली रनों के महाराजा और रोहित शर्मा कपों के महाराजा। लेकिन डर लगा था जब डैरेल मिचेल और केन विलियमसन की साझेदारी हो रही थी। लगा तो था, पर शमी है ना,
मोहम्मद शमी ने 6 मैचों में 23 विकेट ले लिए हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। 2 बार उन्होंने 5 विकेट लिए, तीसरी बार इनफैक्ट उन्होंने 5 विकेट ले लिया। कमाल की गेंदबाजी। वो तो अभी शमी को चैलेंज नहीं है, वो भगवान जैसे आए, अपना रूप देके चले गए। भगवान जी का दूसरा रूप बोलने में उनको परेशानी नहीं है। अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला होगा, साउथ अफ्रीका होगी सामने या ऑस्ट्रेलिया होगी सामने, लेकिन टीम इंडिया जीतने जा रही है। इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही लेके आएगा। कौन सा ओपोनेंट चाहते हैं? कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता। अपने बोर्ड है, ये लिखा है कि बेस्ट विशेस फॉर टीम इंडिया रिपीट द हिस्ट्री। मतलब 2011 में जो विश्व कप जीते थे हम, वानखेड़े स्टेडियम में यहीं पर जीते थे, वो एक बार फिर से होना जा रहा है। यस, जरूर होगा सर। क्यों बोलने से, पहले हम लोग सचिन को क्रिकेट का गॉड मानते थे। सचिन जब आउट हो जाता था टीवी छोड़ देते। आज वो दिन नहीं है। 11 के 11 प्लेयर मैच विनर है। तो सबसे बड़ा टीम इंडिया के जीतने का कारण यही है कि जो टीम इंडिया है वो फियरलेस दिखाई दी है, और जितने मैच हुए हैं ना सिर्फ जीते हैं बल्कि सभी मैचों में उन्होंने डोमिनेट किया। सबसे पहले मैं बोलूंगा, जो अपन को ओपनिंग स्टैंड देता है, कौन देता है? रोहित शर्मा। कैप्टन लीड कौन करता है? रोहित शर्मा। अहमदाबाद में कौन सा ओपोनेंट चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया को चोकर चाहिए हमको। माइटी ऑस्ट्रेलिया को हरा के माइटी इंडिया बनेगी अपनी। माइटी आप कह रहे हैं आपको चोकर चाहिए, साउथ अफ्रीका? यस, अफ्रीका चाहिए हमको। जीत सकती है इंडिया। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, कोहली। चलिए, टीम इंडिया के लिए फाइनल से पहले एक बार चेयर कर देते हैं सब। चलिए, सब कॉन्फिडेंट हैं कि न्यूजीलैंड को यहां पर हराकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है। 2011 विश्व कप के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत फाइनल में पहुंचा, और सब ये कॉन्फिडेंट हैं। और ओपोनेंट कोई भी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, टीम इंडिया इनके हिसाब से ये वर्ल्ड कप जीतने जा रही है। इस समय कैमरामैन जयशंकर के साथ अभिषेक महाजन, वानखेड़े स्टेडियम से, डीडी न्यूज के लिए। और क्रिकेट विश्व कप में आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर स्थित दक्षिण अफ्रीका और तीसरे स्थान पर काबिज 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भिड़ने वाली है। लीग स्तर में दोनों टीमों का प्रदर्शन लगभग एक समान रहा। दोनों टीमों के बीच लीग स्तर पर खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफलता हासिल की थी। आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के पास 6वीं बार फाइनल में पहुंचने का मौका होगा, तो वहीं अफ्रीकी टीम की नज़र पहली बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने पर होगी। डीडी न्यूज़ हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित विशेष श्रृंखला हमारे पद्म के माध्यम से दर्शकों को इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों से रूबरू करवा रहा है। और आज हम आपको बताएंगे मणिपुर की मोइरांगथेम मुक्तामणि देवी के बारे में, जो अपने प्रयासों से समाज को सशक्त बना रही हैं। अपनी काबिलियत के बूते करोड़ों रुपए की कंपनी चला रही हैं। साथ ही महिलाओं युवाओं के साथ अपनी सफलता का मंत्र भी साझा करती हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम महिलाओं की भागीदारी नहीं देख रहे। आज महिलाएं ना सिर्फ अपने घर को संभालती हैं, बल्कि घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से भी अपने परिवार को मजबूती प्रदान करती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है मुक्तामणि देवी की, जो अपना परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम करती थी। दिन में खेतों में और रात को सब्जी बेचती थी। संघर्ष और सफलता की कहानी की शुरुआत हुई उनकी बेटी के फटे हुए जूते के सोल से और ऊन के कुछ बचे हुए धागों से। जी हाँ, आज ये कहानी हजारों परिवारों के लिए रोजगार का जरिया बन चुकी है। अपने हुनर को मुक्तामणि देवी ने एक उद्यम का रूप दे दिया है और समर्पित किया है अपने इस पुरस्कार को तमाम उन घरेलू महिलाओं को जो उनके साथ काम कर रही हैं। यकीनन मुक्तामणि देवी को मिला ये पद्म पुरस्कार प्रेरित करता है तमाम उन महिलाओं को जो मातृत्व और आजीविका के कर्तव्यों के बीच संघर्ष कर रही है। मणिपुर के काकचिंद की मोइरांगथेम मुक्तामणि देवी आज एक बड़ी कंपनी मुक्ता शूज इंडस्ट्री की मालकिन है। वो उद्योग जो कभी गरीबी से हताश मां की अपनी बेटी के लिए नए जूते ना खरीद पाने की मुश्किल को ऊन से बुनकर मरम्मत किए गए जूते की नींव पर खड़ा है। ऊन से बने जूतों की खूबसूरती ने स्कूल की टीचर और फिर कई लोगों को आकर्षित किया।
ऑर्डर मिलने लगे और यहीं से मुक्तामणि को अपना काम शुरू करने का हौसला मिला। 1991 से ऊन के जूते बनाने का उद्यम आरंभ किया। ट्रेड फेयर, प्रदर्शनियों में भी गईं और आज तो उनके जूते ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, मेक्सिको, कोरिया, अफ्रीका जैसे देशों में निर्यात होते हैं। मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। मैं इतनी गरीब थी कि मेरे पास अपनी बेटी के स्कूल के जूतों की मरम्मत के पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने उसके पुराने जूतों का सोल निकाला और रंगीन ऊनी धागे का प्रयोग करके उसके जूते के ऊपरी हिस्से को बुना। ये मेरा पहला आविष्कार था। स्कूल में मेरी बेटी को रंगीन जूता पहनने के लिए दंडित करने के बजाय उसके शिक्षक ने अपनी बेटी के लिए भी वैसा ही जूता बनाने का अनुरोध किया। उनके स्कूल टीचर के इस सकारात्मक भाव ने मुझे जूते बनाकर बेचने का व्यवसाय शुरू करने का विचार दिया। बिना देर किए मैंने इम्फाल से कच्चा माल खरीदकर जूते बनाना शुरू कर दिया। मैंने पहली बार 1991 में इम्फाल में एक औद्योगिक मेले में भाग लिया था, जहां कई लोग नए प्रकार के ऊनी बुने हुए जूतों की एक झलक पाने के लिए मेरे स्टॉल पर एकत्रित थे। सामान्य जूतों के विपरीत मेरे जूते ऊनी और नायलॉन के धागों, गोंद और रबर का उपयोग कर हाथ से बनाए गए थे। तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अभी भी कई राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों में भाग लेना जारी रख रही हूँ। जब मुझे गणतंत्र दिवस 2022 पर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने की सूचना मिली तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन मुक्तामणि देवी यही नहीं रुकी। अपनी सफलता से वे दूसरों को सशक्त करने में जुट गईं। उन्होंने हजारों युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लायक बनाया है। वे एमएसएमई, केंद्रीय तथा पूर्वोत्तर की संस्थाओं के साथ मिलकर उद्यमिता तथा कौशल विकास में ट्रेनिंग देती हैं। सब सेंटर में यामा सेमदना इसेना अकोई सिगी मैं मुक्ता शूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करती हूँ। मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमा रही हूँ। मेरे काम का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाते समय जूते भी बुन सकती हूँ और घर पर काम करते हुए उनकी पढ़ाई में भी मदद कर सकती हूँ। मैं अपने उन सभी बहनों और भाइयों से कहना चाहूंगी जो बेरोजगार हैं, वो हमारे जूता फैक्ट्री में काम कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए कमा सकते हैं। मुक्तामणि देवी को राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान से नवाजा जा चुका है। महिला उद्यमिता की प्रेरणा स्रोत मोइरांग थेम मुक्तामणि देवी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।